आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिरी। भारी बारिश की वजह से हादसा, कोई हताहत नहीं। 3 दिन में तीसरी घटना। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हुआ हादसा। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी। शाह बोले, हरियाणा विधानसभा चुनाव सैनिक की अगुवाई में लड़ेंगे। चुनाव किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप से 4603 तीर्थयात्री निकले। 3880 मीटर की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। एनडीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगी परीक्षाएं। इनमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट आप देख रहे हैं परीक्षाएं शामिल। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। जदयू की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी के करीब 100 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें सर्वसम्मति से संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही बिहार को विशेष पैकेज और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग और प्रस्ताव को पास किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है। अब वो सदैव के लिए उसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। दाएं बाएं जाने का, आप क्या कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने गैर लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मानते रहे हैं, लेकिन आगे भी विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या रुख नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में मानसून की दस्तक के साथ ही हादसों की बरसात भी अब शुरू हो गई है और इस बार बारिश का कहर देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एयरपोर्ट की बदहाली की तस्वीरें जिम्मेदारों पर सवाल उठा रही हैं। कई सवाल इन जिम्मेदारों पर उठ रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हुई बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा हादसा एयरपोर्ट पर हुआ और टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के चलते टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया और उड़ानों को भी टर्मिनल 2 और 3 पर डाइवर्ट कर दिया गया। एविएशन मिनिस्ट्री ने इस हादसे के बाद एक रिव्यू मीटिंग की और एयरलाइंस को दिशा निर्देश जारी किया। वहीं दूसरी तस्वीर राजकोट से आई है, जहां एयरपोर्ट की छत गिरने का मामला सामने आया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत रही कि राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी घटना होते होते बच गई। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में ही राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ था। तीसरी तस्वीर यूपी के राजधानी लखनऊ से है, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के वेटिंग एरिया में बारिश का पानी पहुंच गया। मानसून की पहली बारिश ने लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी की पोल खोल दी है। कुछ ही दिन पहले अरबों की लागत से बनकर एयरपोर्ट तैयार हुआ था। छत से लगातार टपकते हुए पानी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वहीं जबलपुर शहर में बने एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां का भी हाल ऐसे ही देखने को मिला। यहां बनी नई टर्मिनल बिल्डिंग की छत एक कार के ऊपर गिर गई, जिसके चलते कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ कार में कोई सवार नहीं था। हादसे का पता चलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि मामूली सी बरसात में बारिश में करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग के छत का हिस्सा गिरना भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। लोकसभा चुनाव के पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली माध्यम से किया गया था। साथ ही इस पर आवागमन
मार्च महीने से शुरू किया गया था, जहां पर पहली ही बारिश होने पर हादसा सामने आया। इससे यहां पर निर्माण को लेकर हुई धांधली की भी पोल खुल गई। हादसा ड्रॉप एंड गो पर खड़ी अधिकारी की कार पर हुआ है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिल्ली में शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश का असर एम्स पर भी देखने को मिला। बारिश की वजह से एम्स का इमरजेंसी विभाग और 9 ऑपरेशन थिएटर भी बंद करने पड़े। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पानी भरने से ट्रॉमा सेंटर और ऑपरेशन के कुछ कमरे बंद कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश का असर एम्स पर भी दिखा। बारिश की वजह से एम्स का इमरजेंसी विभाग और 9 ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पानी भरने से ट्रॉमा सेंटर और ऑपरेशन के कुछ कमरों को बंद करना पड़ा। कई हिस्सों में एम्स के सेंटर्स में पानी भर गया था, जैसे कि हमारा ट्रॉमा सेंटर, और उस कारण हमारे ओटी को बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे बेसमेंट में पानी आ गया था जहां हमारे बड़े जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी ऐसे केसेस थे जैसे जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कोई इश्यूज थे या कोई इंजरी हुई थी, उनकी हमने कल 4 सर्जरीज फिर भी करी हैं। बिजली जाने से अस्पताल में कुछ घंटों के लिए ब्लैकआउट हो गया। मेन प्रॉब्लम ये थी कि एनडीएमसी की तरफ से जो हमें बिजली आती है उसकी कट थी, बिजली कट गई थी, वो वहीं पार की शटडाउन था। इस कारण हमें ओटीज़ को बंद करना पड़ा। परंतु जैसे ही 4 बजे बिजली रिस्टोर हुई तो 6 बजे हमारे ओटीज़ फंक्शनल हो गए थे और पूरी रात भर जो भी इमरजेंसी सर्जरीज थी, जिन पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना था, सर्जरीज रिक्वायरमेंट थी, उनकी पूरी रात भर सर्जरीज हुई हैं और अभी हमारे सारे न्यूरो सर्जरी के ओटीज़ फुली फंक्शनल हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये 1936 के बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते के अंत में भी जमकर बारिश होगी। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद नई दिल्ली के बसंत विहार में बन रही इमारत गिर गई। आपको बता दें, मलबे से शनिवार को 3 मजदूरों के 100 निकाले गए। इसके साथ ही दिल्ली में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद नई दिल्ली के बसंत विहार में बन रही इमारत गिर गई। मलबे से शनिवार को 3 मजदूरों के शव निकाले गए। इसके साथ ही दिल्ली में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 8 हो गई। जो उसमें दबे हुए थे उसका नाम संतोष यादव, दोनों बोर्ड संतोष यादव ही थे, जो कि बारिश के कारण रूम में सोया हुआ था। बारिश के कारण जो है मिट्टी नीचे से फिसल गई, जो कि रूम सहित नीचे चला गया। हम कहीं दूसरे जगह से आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम दूसरे जगह से आए हैं हेल्प के लिए कि गांव से जो है कि कोई आने वाला तो है नहीं। वहाँ वो जो है कि बाप को अकेला लड़का है ये, और माँ बाप भी बूढ़े हो गए। अब उसके लिए जो है कि सहारा के लिए उसको कुछ आगे का कुछ वो करना है। क्या कंपनी कर रही है, क्या वो हमारे साथ वो पुलिस वाले कर रहे हैं, वो जो है कि हमें न्याय चाहिए। क्रेन से मलबा हटाया गया। शवों को निकालने के लिए गड्ढे से पानी निकाला गया। बचाव अभियान में एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरी नागरिक एजेंसियों की टीम लगी थी। एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम में 9 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिला बसंत विहार में इस लोकेशन में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का बेसमेंट वगैरह दब गया था, उसकी वजह से 3 लोग मिसिंग हैं। हमारा टीम इधर 10 बजे पहुंच गई। हमने ऑपरेशन जारी किया। इधर दिल्ली पुलिस प्लस दिल्ली फायर सर्विस भी प्रेजेंट थे। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 23 आवर्स को ऑपरेशन किया और तीनों जो डेड बॉडी है हमने निकाल दिया। लास्ट डेड बॉडी अभी 9:15 बजे निकाला। क्या और भी कोई डेड बॉडी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पुलिस का इसमें तो और नहीं है। स्टिल हमने लास्ट फाइनल कंफर्मेटरी सर्च हम कर रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में 88 साल के बाद जून महीने के किसी दिन सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश से जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनमें एक कैब ड्राइवर भी शामिल है।
उसकी शुक्रवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डा के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरने से मौत हो गई थी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत और गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरने से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने प्रोजेक्ट की खराब क्वालिटी को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। शुक्रवार सुबह भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा था। इस हादसे में टैक्सियों सहित कारों पर गिरने से कम 6 लोग घायल हो गए। दूसरी घटना में शनिवार को राजकोट एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप ड्रॉप एरिया में एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया था। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। माननीय मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के राजकोट में एक टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की क्वालिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई और वो भी कोलैप्स हो गई। क्या चल रहा है आप देखिए, हजारों हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की छपने की, दिखने की चाहत को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय की छपास की जरूरत को पूरा करने के लिए या तो समय से पहले इनॉग्रेट किए जा रहे हैं या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके कंप्लीट कराया जा रहा है। और नतीजा ये कि देश के एक्सचेकर्स के ये हजारों करोड़ रुपए पानी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। बरसात। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बीजेपी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अकेले लड़ेगी और विश्वास जताया कि पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। पंचकुला में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि साल अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनाव के लिए बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी सूत्रों ने शाह के हवाले से कहा कि पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल की जगह ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बीच अगली अहम खबर हरियाणा से है। कैबिनेट मंत्री के करीबी पर हमला हुआ है। आपको बता दें, मूलचंद शर्मा के करीबी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। रवि भगत नाम के व्यक्ति पर चाकू से किया गया हमला। फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में रहता है रवि भगत। अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति का गला रेतने की कोशिश की है। आवाज सुनकर पड़ोसियों के बाहर आने से हमलावर फरार हुए हैं। आपको बता दें, युवक को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो पड़ोसियों के बाहर आने पर हमलावर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, गला रेतने का प्रयास किया गया। युवक को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अज्ञात हमलावर मौके से फरार हुए हैं। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे, कैबिनेट मंत्री के करीबी पर हमला हुआ है। हरियाणा से यह अहम खबर। मूलचंद के करीबी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। रवि भगत नाम के व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। आपको बता दें, गला रेतने का प्रयास किया गया। तो फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में रहता है रवि भगत, जिस पर हमला हुआ। आपको बता दें, गला रेतने का प्रयास असफल प्रयास किया गया। अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति का गला रेतने की कोशिश की है। आवाज सुनकर पड़ोसियों के बाहर आने पर हमलावर मौके से फरार हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा शनिवार को सुबह प्रारंभ हो गई। आपको बता दें, 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें,
आज से ये पवित्र यात्रा शुरू हुई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा शनिवार सुबह शुरू हो गई। 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। इन तीर्थयात्रियों में दिव्यांग शांति महाराज भी हैं। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना उनके लिए चुनौती है, लेकिन श्रद्धा और जोश से भरे शांति महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जमीन पर झुककर लकड़ी के गुटके के सहारे मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जिस्मानी परेशानियों के बावजूद उनके रुख में आस्था, दृढ़ संकल्प और विश्वास झलकता है। कितने टाइम से आप जा रहे हैं? हमारा 14 बार पूरा हो गया, 15वीं बार जा रहे हैं। अभी 15वीं बार जा रहे हैं, तो कितनी दिक्कतें आपको पेश आती है? कोई दिक्कत नहीं आती ना बेटा। जिस जीवन में संघर्ष नहीं हुआ जीवन बेकार है, जिसमें संघर्ष है वही जीवन सफल मानते हैं अपन, बाकी जीवन बेकार है। तो आप पैदल जाते हैं? हाँ, पैदल भी जाते हैं, घोड़े से भी जाते हैं, जैसे बाबा बुलाएं जैसे चले जाते हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच सुबह 5 बजे तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। अनंतनाग के डीसी सैयद फकरुद्दीन हामिद ने यात्रा के लिए की गई सुविधाओं के बारे में बताया। श्रद्धा और आस्था का जो यात्री लेके आते हैं, ना सिर्फ ये हमारे एम्बेसडर भी बनते हैं, बल्कि पूरा जो अरेंजमेंट्स है उसके हिसाब से उनसे फीडबैक भी हम ले रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल की भी यात्रा बड़ी सुखद शांतिपूर्वक हो जाए। भक्ति में डूबे तीर्थयात्रियों में यात्रा को लेकर उत्साह था। मेरी ये 11वीं यात्रा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं 11वीं बार बाबा भोले के दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे साथी हैं सभी मेरे साथ। नुनवान बेस कैंप से हम रवाना हो चुके हैं। चंदनवाड़ी के लिए निकलेंगे अब हम लोग। हमारी पहली जत्था आप बोले और हमें बहुत उत्साहित है लोग मिलके। वीर बजरंगी हर महादेव। भक्ति में माहौल है। बाबा के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु उत्साहित है और दर्शन भी उत्साह से ही करेंगे। क्यों बहनों? हर हर महादेव। तो आपको कैसे लगे यहाँ पे अरेंजमेंट्स? अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं। आपकी भाषा में बोले तो बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन है और भारतीय सेना है, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और पहले बार आए हैं और पहले बार में हम इतनी सारी व्यवस्था है ना, जो सुरक्षक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग भगवती नगर से आए हैं। भगवती नगर से ये बालटाल तक के चप्पे चप्पे पे ऐसा था कि पंछी भी पर नहीं मार सकता था। ऐसी व्यवस्था पुलिस प्रशासन और यहाँ के भारतीय सेना ने व्यवस्था बनाई है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना और पुलिस प्रशासन धन्यवाद देना चाहूंगा। हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर बने बाबा बर्फानी की गुफा ग्लेशियरों और पहाड़ों से घिरी है। यहाँ साल के ज्यादातर समय बर्फ पड़ती है। सिर्फ गर्मियों में कुछ समय के लिए बर्फ कम होती है, उसी समय सालाना यात्रा होती है। अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर नुनवान पहलगाम रास्ते और गंदरबल में 14 किलोमीटर बालटाल रास्ते से चलने वाली यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। अब रुक रही अगली खबर का। भिंड में क्रिकेट के विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया। उसे कार में बंधक बनाकर दूर एक गांव ले गए, जिसके बाद नहर किनारे गाड़ी रोकते हुए उसके साथ लाठी, डंडे और प्लास्टिक के पाइप से पीटा उसको। आपको बता दें, घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 3 महीने पहले गोपालपुरा और सुल्तानपुरा के क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मैच था। इस दौरान सुल्तानपुरा के कुछ युवकों से अनुज रजावत का विवाद हो गया था। इस दौरान लोगों ने अनुज को मारपीट करने का चैलेंज दे दिया था। तभी से आरोपी उसे पीटने की फिराक में थे। जैसे ही जानकारी लगी तो परिजन ने अनुज के बड़े भाई के पास इंदौर भेज दिया था। 1 सप्ताह पहले अनुज गांव आया था, तभी 6 युवक आए और मारपीट करते हुए गाड़ी में बिठाकर सुल्तान सिंह का पूरा गांव ले गए। वहां नहर के किनारे गाड़ी रोका और गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा। इस घटना के बाद पुलिस ने अनुज रजावत के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है।
उसमें हार गया है उनके लड़के ने। तो बोलते हैं पैसे वापस करो, तो पैसे न करते हुए मोड़ा जो है 20 रुपये मार चुके, हर बात वही बात पैसे वापस करो। तो मैच ये हार गया कि क्या के बाद तो पहले कब मारा था इनको? इसको 12-5 को। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आज क्या हुआ? कल हमने बता दिया गाँव में तुमसे कि जाओ अपने तीनों चारों लड़के, हमने कि तुम लोग जाओ अपनी नौकरी करो ना, फिर क्या को बाबा पहले यहाँ कल आया है इंदौर से और इसको ले गया आगे ले गए। कल दिनांक को कोमल सिंह सनोप सुदामा सिंह उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम मोहन सिंह का पुरा के थाना पर करीबन 9:30-10 बजे आए थे, जिन्होंने बताया कि उनकी नाती अनुज सिंह राजावत के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की है। जो उन्होंने आकर थाने पर बताया तो सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल मौके पर गए और बताया कि उनका नाती अस्पताल में भर्ती है। अब रुक रही अगली खबर का महर के ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की तानाशाही के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। महर के ग्राम पंचायत जुड़वानी के उप सरपंच और पंच ने महर जिला कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से सरपंच सचिव पंचायत के किसी कार्य की जानकारी नहीं देते हैं। सहायक सचिव फर्जी मास्टर रोल बनाकर राशि आहरित करते हैं। गाँव के श्रमिकों की जगह जेसीबी से कार्य करवाया जाता है। पंचायत में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग करने की सभी पंच और उप सरपंच महर पहुंचे थे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ पत्र सहित 5 बिंदुओं में शिकायत पत्र सौंपा है। परेशानी जुर्मानी में हम जुर्मानी के ग्राम पंचायत जुर्मानी से आए हैं। यहाँ सरपंच कुछ काम नहीं करा रहा है, न बता रहा, न बैठक होती है और न वेतन मिलता है पेंशन का, न कुछ कर पता ही नहीं चलता, न दस्तखत कराता न कुछ कराता, समझ में नहीं आता क्या काम करा रहा है सरपंच। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गाँव पर सब नाली बने, रोड बने, तालाब वगैरह बने, जेसीबी से काम खुदवा रहा है। जुड़वानी ग्राम पंचायत के कुछ पंच आज आए थे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होता है उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। अधिकांश कार्य जेसीबी और ट्रैक्टर से किया जाता है, मजदूरों से कोई कार्य कराया नहीं जाता है। इस संबंध में जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है इनकी सीओ से जाँच कराऊँगा और यदि दोषी इसमें कोई कर्मचारी या कोई सरपंच दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ पर पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। पंचायत में तालाब का काम जेसीबी से हुआ है, नाली का काम जेसीबी से हुआ है, मजदूर नहीं लगाया गया। पंचायत में मनमौजी सरपंच सेक्रेटरी द्वारा चलाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मी को जनता का काम सहयोग और निष्ठा से करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में भी बोले मंत्री दीपक बिरुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा दे विभाग, इस बाबत उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बैठक की। परिवहन के मामले में भी मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। कल भी हमने कहा था जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये कल भी मैंने कहा। इसलिए जो आरोप थे जिस कारण से उनको जेल भेजा गया उसमें सच्चाई नहीं था, इसी कारण से उनको बेल मिला। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है और इसका परिणाम आगामी विधानसभा में नजर आएगा। भाजपा कह रही कि चुनाव जल्दी हो जाएगा। भाजपा कह रही है वो अलग बात है, लेकिन इसको तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है। और हेमंत सोरेन जी भी आज बयान दे रहे कि कभी भी चुनाव कराइए, हम लोग जीत, मतलब हम लोग की जीत होगी। हाँ, ठीक बात है। हाँ, हम लोग तो 24 घंटा लोगों के बीच में हम लोग ऐसे ही मौजूद रहते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। चुनाव कभी हो, ऐसे तो 6 महीने के अंदर कभी भी कराया जा सकता है, अलग मसला है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि निर्धारित समय पर चुनाव।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की समीक्षा बैठक शनिवार को जमशेदपुर परिषदन में आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने पूर्वी सिंहभूमि जिला के सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग के द्वारा सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी ली। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कुशीनगर से अहम खबर सामने आ रही, जहां हाईवे पर कार हादसे की शिकार हुई। आपको बता दें, फिल्मी स्टाइल में उछलकर दूसरे लेन में पहुंची है कार। दूसरे लेन में तेज रफ्तार ट्रक से टकराई है कार में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, कुशीनगर मंदिर घूमकर गोरखपुर लौट रहा था परिवार। ये लोग लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। हाटा कोतवाली के नगर पंचायत सुकरोली में यह हादसा हुआ। तो फिल्मी स्टाइल में उछलकर दूसरे लेन में पहुंची है कार और दूसरे लेन में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से टकराई है। इस दौरान कार सवार सभी लोग घायल हुए हैं। कार में बैठे 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में 3 महिलाएं शामिल हैं। कुल 5 लोग कार में सवार थे और सभी घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर में मंदिर घूमकर गोरखपुर लौट रहे थे ये लोग, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। अगली हम खबर श्रावस्ती से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। घर के अंदर फंदे से लटकता मिला है महिला का शव। आपको बता दें, विवाहिता की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे मायके के पक्ष के लोग। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य संकलन में और जांच में जुटी हुई है। मृतका के पिता ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। भिनवा कोतवाली क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव का ये पूरा मामला है। अब जी दहेज प्रथा मांग रहे हैं 2 साल से। कौन अब दामाद मांग रहे हैं जी, और क्या मांगे? खीर जी के शादी के तीन मांगत रहा तो नहीं हिसाब किताब लाग कसनवार बाज गया। नदी काटे लाग, नदी के बाद में हन फैसला होगा कि भैया टेम आई तब दे देवे। एक परिया रही तो कहना 100 हाँक ले जाओ। अब वही तानी तूना मैं सर जी यावर दिमाग अंते काट दी हैं, तो अब ना ही जान पाए 10-15 रोज बीच में कि का ना कि फोन लगावल रही रोज। अब 15 दिन से फोन नहीं लगाओ, बंद कर दे रहा। तेरी बात जान पाए सरकार फिर मैं आरू कह कि बिटिया हमार काहे नहीं फोन लगावे से, तो हमार फिर फोन आवा कि तो बिटिया खत्म हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्रावस्ती से अगली खबर कहां, जहां ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त हुई है। आपको बता दें, जमीन पर बने पक्के मकान पर चला है बुलडोजर। नोटिस चस्पा करने के बाद भी नहीं खाली की गई थी जमीन। बुलडोजर चलवाकर प्रशासन ने खाली कराई है जमीन। पीड़ित का आरोप है कि घर से नहीं निकालने दिया सामान। घर ढहने से गरीब किसान बेघर हुआ है। पीड़ित ने डीएम से सिर छिपाने के लिए मांगी जगह। इंसाफ न मिलने पर नहर में जल समाधि की कही बात। भिनगा तहसील के घोलिया बेचुआ गांव का ये पूरा मामला है। अब रुक रही है अगली खबर का बुलंदशहर से अगली खबर, जहां पहासू थाना क्षेत्र में दबंग के हौसले बुलंद है। आपको बता दें, ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को दबंगों ने पीटा है। होमगार्ड को रास्ते में रोककर जमकर पीटा गया है। दबंगों की मारपीट में होमगार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। होमगार्ड ड्यूटी देने जा रहा था, छतारी ड्यूटी देने जा रहा था। आपको बता दें, दबंगों को वर्दी का भी खौफ नहीं रहा।
होमगार्ड ने पहासू थाने में मामले की शिकायत तो दी है, तहरीर दी है। पहासू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। छतारी थाने पे ड्यूटी चल रही है। मैं घर से 12 बजे निकला हूँ और उसके बाद में 3 अपाची पे लड़के आ रहे हैं पहासू तरफ से। उन्होंने गाड़ी मेरे साइड में मोड़ दी, ब्रेकर था, यानी भैया क्या कर रहे हो, अरे साइड में हो जा, ऐसे बदतमीजी की तरह मुझसे बात करी। मैंने कि भाई, उन्होंने साइड में लगा ली, मैंने भी साइड में लगाने के बाद में उन्होंने मेरे से हाथापाई करी, मारपीट। हम तो पुलिस वालों को बहुत मारते हैं। और ये कौन है, एक फौजी था, पता ना हरिंदर फौजी था कोई, जीराजपुर का बता रहे हैं। और अपाची गाड़ी थी, मेरी स्कूटरी की चाबी लेके भाग गए और उनकी अपाची वहीं रह गई, मतलब तेल नहीं था, क्या था कि चाबी गिर गई मारपीट में। अच्छा, आपके सर में और कंधे में जो चोट आई है, कैसे आई है? ये मेरे सर में और कंधे में उन्होंने एक तमंचा था एक पे और एक पे घूसा था, उसने पीछे मारा, फिर एक ने यहाँ मारा घूसा, मतलब मैं गिरा लिया मैं, कुल मिला के मुझे पता नहीं है। वर्दी शोल्डर सब वर्दी सब फाड़ दी। अब बात अगली खबर की। राजा मंडी स्टेशन पर पकड़ी गई रकम। आगरा से अहम खबर। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने बैग में भरा कैश पकड़ा है। आपको बता दें, पुलिस ने भारी रकम के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए लगाई मशीन। जीआरपी पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचना दी है। जीआरपी आगरा कैंट पहुंची आयकर विभाग की टीम। आयकर विभाग की टीम ने रकम को कब्जे में लिया। पकड़े गए लोग टीम को नहीं दे पाए सही जानकारी। अब तक 66 लाख रुपए की गिनती की गई है। आगे की गिनती अभी भी जारी है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 28 बकरियों की मौत हुई है। एक छोटे कमरे में बंद थी सभी बकरियां। ऑक्सीजन कम होने से बकरियों की मौत की बात सामने आई है। डॉक्टर ने यह बात कही है। राम खिलावन नाम के व्यक्ति की थी ये सभी बकरियां। किसान का हुआ लाखों रुपए का नुकसान। आपको बता दें, कोतवाली बिंदगी क्षेत्र के रमईपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो राम खिलावन नाम के व्यक्ति की थी ये सभी बकरियां। ऑक्सीजन कम होने से बकरियों की मौत की बात सामने आई है। डॉक्टर के द्वारा यह बात कही गई है। आपको बता दें, किसान की बकरियों की मौत से बड़ा नुकसान हुआ है। अगली खबर बागपत से, जहां राज्यसभा सांसद बृजलाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आना चाहती है पाकिस्तान की आवाम, बिना लड़ाई पाक की आवाम आएगी भारत। कांग्रेस पर भी बिफरे राज्यसभा सांसद बृजलाल। बोले, हिंदू होकर हिंदू को गाली देती है, बंटवारे की राजनीति करना कांग्रेस का काम है। तो जहां ये पार्टी कानून बना करके संविधान की रक्षा करती है, आरक्षण की रक्षा करती है, वहाँ कांग्रेस कानून बनाकर आरक्षण लेती है, छीनती है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं हुआ। आज़ादी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो वो चीज़, ये फर्जी नैरेटिव इन्होंने गारंटी काट दिया है। फटाफट खटाखट जुलाई से 8,500 और हर साल 1 लाख रुपया। ये बाकायदा दस्खत राहुल गांधी के यहाँ खड़गे जी के दस्खत हैं। और आज लोग उनके कार्यालय में जा रहे, लाइए खटाखट लाइए, आज बगले झांक रहे हैं। कल एक बड़ा अभूतपूर्व घटना हुई राज्यसभा में। खड़गे जी लीडर अपोजिशन, बड़ा सम्मान होता है। अगली खबर जालौन से, जहां भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 जुलाई 2024 को लागू होने के चलते जालौन में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा नए कानून से अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानून को लेकर जो गाइडलाइन दी जाएगी उसका पालन किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 को लेकर एक नए कानून को लागू 1 जुलाई को किया जा रहा है, जिसमें 3 कानून लागू होंगे, जिसको लेकर जालौन में पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन ने मिलकर एक मीटिंग की है, जहां पुलिस प्रशासन ने ये साफ तौर से अपने कर्मचारी और संबंधित अधिकारियों को घोषणा कर दी और लोगों को कार्यशाला में 3 कानून जो लागू हो रहे हैं उसको लेकर बताया गया है कि जिस तरीके से 3 कानून लागू हो रहे हैं उस
तरीके से उसके कार्य करना है, क्या 3 कानून के जो लागू होंगे उसमें क्या क्या कार्य हैं, इन सब को लेकर आज एक मीटिंग की गई हो। मीटिंग में ये 3 कानून के बारे में बताया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये 3 कानून जो लागू होंगे उसमें लोगों को कितना फ़ायदा होगा, जनता को कितना न्याय मिलेगा, क्या है 3 कानून, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर शहर में 2 दिन की हल्की बारिश ने कानपुर नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें, शनिवार के दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है, मगर जलभराव होने के कारण निराशा का सामना लोगों को करना पड़ा। वहीं गंदे पानी में चलकर गंदे जलभराव में खुद को ले जाकर किसी तरीके से मंदिर में दर्शन करने लोग पहुंचे। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के किसी अधिकारी ने मंदिर में पानी की गंदगी का संज्ञान नहीं लिया। कुछ समय पहले ही कानपुर की महापौर ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी अधिकारियों को 72 घंटे की मोहलत दी गई थी कि शहर के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का जलभराव नहीं होना चाहिए। मगर जोन 3 के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं ये मंदिर जैसी जगहों में भी जलभराव की समस्या सामने आई है। 2 दिन की हल्की बारिश होने के बाद आम जनमान को राहत तो जरूर मिली होगी, मगर नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त दक्षिण नक्षेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। किस तरह से यहाँ पर जो जलभराव है, यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग मंदिर पे जो आ जा रहे हैं दर्शन करने, गंदे पानी से लोग दर्शन करने नजर आ रहे हैं। हमारे साथ किस तरह देख लीजिए, यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कत का सामना, और यहाँ पर जलभराव है, मगर नगर निगम पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं कि ये जलभराव कब से है और कब तक था। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आनंद तिवारी है। ये बताइए जलभराव कब से है और कब ये यहाँ पे पानी 4-5 दिन से भरा है, जिसकी शिकायत नगर निगम सब जगह की जा चुकी है, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। शनिवार और मंगलवार का यहाँ पे विशेष दिन होता है। हजारों भक्तों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी है। काफ़ी पुराना मंदिर होने के कारण यहाँ पे भक्त आते हैं, दीपक जलाते हैं, शनिवार को पूजा अर्चना करते हैं। और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, दशों मंदिर के पास जो जलभराव है, क्या दिक्कत कर रही है, कितना तक सामना कर पड़ रहा है आप लोगों को? आने जाने में, पूजा करने में विशेष दिक्कत होती है। उनके साथ बच्चे और वृद्ध भी आते हैं, जो पानी में रिपट कर गिरते भी हैं, पकड़ते भी हैं। और यहाँ जलभराव 4-5 दिन से नगर निगम में कई बार शिकायत हो चुकी है, आज नहीं पहले भी हो चुकी है। इसके साथ साथ नगर निगम कोई भी ध्यान नहीं दे पाया, समय टालता रहता है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए, आज शनिवार का दिन है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है लोगों को? बहुत सी दिक्कतें यहाँ माताओं और बहनों को उठाना पड़ता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसका कुछ निवारण करो। हम यहाँ के पुजारी भक्त हैं, हमको भी बहुत दिक्कत जाती है, निकल नहीं पाते हैं, रास्ता कोई है नहीं। और बताइए आप कैसे निकले? हम आपसे बहुत विनय करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम में महापौर ने बैठक तो जरूर करी थी, मगर जो महापौर के यहाँ के जो कर्मचारी हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कान तक जू तक नहीं रहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महापौर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसी कार्रवाई करती है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद सीएफओ कृष्णकांत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तंग गली भीड़भाड़ वाले इलाके में लगी आग को तुरंत बुझाने के लिए मोटरसाइकिल को विशेष रूप से फायर ब्रिगेड के विभाग के लिए तैयार किया गया है और इसका उपयोग झुग्गी झोपड़ी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाएगा, जहां एक पारंपरिक दमकल ट्रक नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि 5वीं बार है जब मुरादाबाद में फायर ब्रिगेड को एक और अग्निशमन मोटरसाइकिल मिली है। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि शासन द्वारा अग्निशमन विभाग को समुन्नत किया जा रहा है और एक वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज एक मोटर बाइक वाटर मिस्ट हमें प्राप्त हुई है, जनपद मुरादाबाद को उपलब्ध कराई गई है, जो छोटी मोटी आग में काम करेगी। तो शहर की जैसे छोटी मोटी आग है, जो प्राय गैस सिलेंडर की आग और किचन में आग लग जाती है, तो तत्काल मोटर बाइक से पहुंच करके अग्निशमन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके पूर्व भी मोटर बाइक फायर सर्विस मुरादाबाद को उपलब्ध कराई गई है, जिनकी संख्या 4 है। अब लेकर भी कुछ 5 मोटर बाइक हो गई, जिनकी छोटी मोटी आग मेला और दर्शनी में इस तरह से घूम करके छोटी मोटी आग को बुझाया जा सकता है।
जैसे देखा जा रहा है जनपद में कई ऐसी जगहें देखने को मिलती है जहाँ पर अग्निशमन विभाग की कोई व्यवस्था नहीं होती। उन लोगों के लिए आपका क्या दिशा निर्देश रहेगा? नहीं, उनको हम लोग जो है, हमारी एक स्कीम चलती है, डीजी महोदय ने स्कीम चलाई है, डीजी फायर सर्विस है, उसके तहत हम लोग चेक करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और फायर ऑडिट करके उनको सुझाव देते हैं कि अपनी व्यवस्था सही करा लें और न हो तो उसको मानक के अनुरूप स्थापित करा लें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हादसों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर सुबह सुबह नेशनल हाईवे 58 पर शिव मूर्ति के पास हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने जब वाहन खाई में गिरने की आवाज सुनी तो उन्होंने घटनास्थल की तरफ वो भागे और देवप्रयाग पुलिस को आनन फानन में उन्होंने सूचना दी। सूचना मिलते ही देवप्रयाग पुलिस सहित आसपास की चौकियों की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। तुरंत रेस्क्यू कार्य किया गया। 2 घायलों को सड़क पर लाया गया। इनमें एक घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। 6 के प्रातः ये सूचना मिली थी कि शिव मूर्ति के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुँचे तो देखा कि एक गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रखी थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, फिर उनको हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और यह गाड़ी जो है सफदर खाल की तरफ से और ऋषिकेश जा रही थी। इसमें 2 ही व्यक्ति सवार थे और ज्ञात हुआ कि वहाँ पे एक बलगर आया था, जो बलगर पलटने के कारण जो है ये भी जो है नीचे की तरफ, बलगर से बचाने के लिए नीचे की तरफ काटी और ये जो है खाई में गिर गई। और इसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। मृतक और जो मालिक है गाड़ी का एक ही गांव के हैं। मृतक ड्राइवर था और मालिक घायल हो रखा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। रिंग रोड स्थित आयुक्त कर मुख्यालय के सभी कर्मचारियों ने एक साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2009, 2015 और 2024 में अधिकारियों का ढांचा 3 बार बढ़ा है, लेकिन इसके सापेक्ष कर्मचारियों का ढांचा अभी तक नहीं बढ़ा है। इस बार हम सभी ने मिलकर अपने ढांचे को शासन के पास भिजवाया था, लेकिन ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारा ढांचा तो नहीं बढ़ाया गया, बल्कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य कर अधिकारियों को पदोन्नति का 50% कोटा मिलता था, उन पदों को समाप्त करने का प्रयास सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी कर्मचारी इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो 1 जुलाई से हम लोग 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और अनिश्चित कालीन तक करेंगे। 2009 से 2015 से और आज 2024 हो गए, 3 बार यहाँ पे इस विभाग में अधिकारियों का ढांचा बढ़ गया, लेकिन कर्मचारियों का ढांचा उसके सापेक्ष नहीं बढ़ पाया। और इस बार हमने 2024 में अपना ढांचा शासन को भिजवाया था, लेकिन बड़ी विडंबना और शर्म की बात यह है कि हमारा ढांचा तो नहीं बढ़ा, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड राज्य कर अधिकारी के जो 50% जो कोटा हमें मिलता था राज्य कर अधिकारियों को पदोन्नति का, उस पदोन्नति के पदों को समाप्त करने का एक प्रयास शासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पे राज्य का मुख्यालय जो हमारा रिंग रोड पे है, यहाँ पे हम 2 घंटे के धरने पे बैठे हैं और 1 तारीख से हम लोगों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन के लिए घोषित कर दिया है। और उसके बाद भी अगर सरकार शासन नहीं चाहती तो निश्चित तौर से आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।